दौरे पड़ते थे लोगों को मारने के। ये जैक्स रूबो की परवरिश थी और कुछ इसका अपना मिजाज ही इतना ख़तरनाक था कि किसी भी रूह को फना कर दे। जैक्सन के हंसने की आवाज़ पर एकदम सबने शौक नज़रों से इसकी जानिब देखा, जो घास पर लेटा इतने ख़तरनाक जानवर से खेल रहा था और वो जानवर भी इसको अपनी ज़बान से चाट रहा था। तेंदुए से कब बिल्ली बन गया पता भी ना चला। यहाँ तक कि हेसी को उबकाई आई और वो वहाँ से भागकर अंदर गया। आ गया जैक्सन? जी बाहर है आपका पागल पोता। हेसी ने पानी पिया और मुंह बनाकर बैठ गया। जैक्स उसे देखने को बेचैन था। जैक्स रूबो ने मुड़कर देखा और ऐसा लगा जैसे जैक रूबो सामने से चलता हुआ आ रहा हो। ये फिर इससे भी ज़्यादा हसीन। इतना हैंडसम होने के बावजूद इसकी आंखों में वो सुकून था कि कोई भी इसके आगे ठहर ना पाए। वो अपने टाइगर के साथ चलता अंदर आया और एक गार्ड ने इसे बीच में ही शर्ट थमाई, जिसे उसने पहना और यूं ही बटन खुले छोड़े वो दादा के सीने से आ लगा। जैक्स को लगा सुकून सा उतर गया हो। वेयर इज़ माई प्रिंसेस? वो पर्ल के बारे में पूछ रहा था। शी इज़ माई प्रिंसेस ग्रैंडसन। हमेशा की तरह जैक की जंग जारी थी। ओ डैम ओल्ड मैन आशिकी से दरबरदार हो जाएं, वो सुकून से बोलता। हेसी को धकेलता खुद बैठ गया और इसका टाइगर इसके पाँव में बैठ गया। वो फैलकर बैठा था सिया सोफे पर। गहरी सांस भरी और एक गार्ड एक बड़ी सारी ट्रे ले आया जिसमें इसका पसंदीदा मशरूब था। गिलास उठाकर इसने हलक में उठेल लिया, जबकि हेसी ने गार्ड को मना कर दिया। वो वैसा कुछ भी करने का आदी नहीं था जो जैक्सन करता था, लेकिन फिर भी जैक्सन के साथ रहता था। तुमने कार्टर को क्यों मार दिया? वो तीनों अलग अलग सोफे पर बैठे थे जबकि सॉफ्ट ड्रिंक पी जा रही थी और दूसरी तरफ जैक ने गौर से इसकी खुली शर्ट में से उसके जिस्म की तरफ देखा जहाँ बड़े बड़े सुर्ख निशान थे, जबकि वो बेपरवाह गिलास हाथ में लिए पीने में मसरूफ़ था। ज़रूरी था दादा, वो मुझे टोंट करता था एंड आई डोंट लाइक, वो बोला तो जैक के लबों पे मुस्कुराहट सी रेंगी। हेसी ने सर पकड़ लिया। दादा आपने कहा था आप डांटेंगे इसको। हेसी जो डांट का मुंतज़िर था इसके मुस्कुराने पर मचल कर बोला, ही इज़ माई सन। वो बड़े फ़ख्र से इसे देखने लगा जबकि जैक्सन अपने टाइगर के सर पे हाथ फेर रहा था। तुम्हारे लिए कुछ फ्रेशनेस का एहतमाम होना चाहिए। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? जैक ने घूर भरते इसकी जानिब देखा, जबकि वो बदमज़ा सा हुआ। सब जानते थे वो जिस फ्रेशनेस की बात कर रहा था, जैक्सन बस इसी फ्रेशनेस से दूर रहता था। बाकी तो वो हर गलत काम में मुलव्वस होता था। नॉट सिली गर्ल्स दादा। हेसी का कहका बुलंद हुआ जबकि जैक नफ़ी में सर हिलाने लगा। ही इज़ एम परफेक्ट दादा। कैट योर माउथ हेसी। जैक्सन की आवाज़ पर वो ज़बान दबा गया। मेरा मतलब लुक एट यू ब्रो, यू आर टू मच। लड़कियाँ देखकर पागल हो जाती हैं, लेकिन आज तक एक भी लड़की को नहीं छुआ। व्हाट रॉबिश यार, हेसी ने वजाहत दी। मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद, वो झुंझलाकर बोला जबकि जैक को खुद भी हंसी आई। वाई? देयर मिनी लिपस्टिक्स, देयर मिनी ड्रेसेस एंड देयर लिपस्टिक कलर्स, ओ माई गॉड। दादा एहतमाम मेरे लिए कर लें, हेसी दिल पर हाथ धरता बोला जबकि जैक्स ने उसकी जानिब काफ़ी कोफ्त से देखा। यू नो व्हाट हेसी, लड़कियों के मिनी ड्रेसेस और लिपस्टिक से ज़्यादा अहम न्यूयॉर्क है जो हमारे हाथ में नहीं। उसने वहाँ चोट मारी कि जैक और हेसी दोनों की मुस्कुराहट सिमट गई। और वैसे भी मुझे सिर्फ जैक्सन पसंद है, मुझे मेरा टाइगर पसंद है, अंधेरे पसंद हैं और खून की खुशबू। मैं सिली गर्ल्स को अपना वक्त देकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। और वो कुछ सोचता हुआ पलटा। आई थिंक दादा अब अगर ये अपने उसूल से हट रहे हैं तो मैं अपने उसूल को नहीं भूला। जैक्सन की बात पर जैक ने गहरा सांस भरा। न्यूयॉर्क तुम्हारी होगी, तुम इसकी फ़िक्र ना करो। मैं आपसे इनाम के तौर पर न्यूयॉर्क नहीं लेना चाहता, मुझे छीननी है और मैं जल्द छीन कर रहूँगा, वो एक जुनून से बोला। ओके इसी ब्रो। हेसी ने इसके शाने पर हाथ रखा जबकि वो सपाट नज़रों से इसे देखकर रह गया। मैं अब तुम्हें किसी क्लब में किसी मिनी स्कर्ट के साथ न देखूं। निशाने पर फोकस करो, कड़क तेवरों में कहता वो वहाँ से चला गया जबकि जैक मुस्कुरा दिया। ओ यस यस यू आर, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, हेसी इसको मुस्कुराता देख गुस्से से बोला जबकि जैक इसे ऊपर जाता देख रहा था जिसके पीछे एक बेहद ख़तरनाक जानवर चल रहा था। इसके जिस्म पर गहरी चोटें थीं, लेकिन एक बार भी उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि उसके जिस्म में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है और वो 22 दिन बाद इन रोशनियों को देख रहा है। रात के 3 बज रहे थे। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था और हर शाम ही उदास थी। फिर ये तन्हाई, ये अंधेरा इसके साकिन वजूद पर कोई हरकत नहीं कर सकता था। आधी रात के पहर वो कमरे की खिड़की में खड़ी अधूरे चांद को देख रही थी। तेज़ हवा का एक झोंका बड़ी खामोशी से आता और इसके चांदनी से धमकते चेहरे को बड़ी खामोशी और नरमी से छूकर गुजर जाता। इसके लंबे सिया बालों की सहमी हुई लटें हवा के दोष पर हरकत करती और फिर सहम कर उसकी शफाफ गर्दन पर आकर ठहर जाती। बादामी आँखों में छिपी उदासी और डार्क ब्राउनिश कांच में बड़े वासे दिखाई दे रहा था। इसके कमरे की खिड़की से बाहर लॉन की हवा के दोष पर झूमते दरख्त बड़े वासे थे।
इन दरख्त को वो अक्सर बिल्कुल खामोशी से देखती रहती थी और अचानक इस माहौल में एक अरताश सा पैदा हुआ था। तिहाई रात में चौकीदार ने नींद से भरी आंखों को मसलते अपने मालिक के लिए लोहे का दरवाज़ा खोला और दूर हुआ। गाड़ी पोर्च की ईंटों पर बेदर्दी से चलती अंदर दाखिल हुई। एले का वजूद हरकत करना चाहता था। वो भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेना चाहती थी, मगर उसकी निगाह वहीं थम गई जब पार्कर गाड़ी से निकला और एन इसी कमरे की खिड़की की जानिब देखा जहां गुमान था कि वो खड़ी होगी। नफरत सफाकियत से आंखें चमक उठी। एले का वजूद ठंडा पड़ गया। वो पलटकर दरवाज़ा बंद करने का सोच रही थी। पार्कर अभी इसके सामने नहीं था। वो दरवाज़ा बंद करना चाहती थी। इसका दिमाग कह रहा था, एले दरवाज़ा बंद कर दो। और बहुत देर हो गई जब तक इसने अपने दिमाग की बात पर अमल करना चाहा। पार्कर पीछे खड़ा इसे ही देख रहा था। ये नज़रें बचपन से वो देखती आ रही थी। एले का सर नफ़ी में हिला और पार्कर के हाथ की छुरी इसके वजूद में हरकत पैदा कर गई। वो यकीनन शराब पीकर आया था। शराब के नशे में वो अपने अंदर की सारी जुनूनियत, सारी सफाकियत एले पर उतार देता था। एले ने अपना लॉन्ग कोट खुद पर लपेटा और बाहर माँ के पास भागना चाहा, मगर पार्कर ने उसे उसके बालों से जकड़ लिया और उसके बाद उसको उसी छुरी से इतना मारा कि एले अधमुई हो गई। और जब वो थक गया तो इसके पास छुरी फेंककर उसे एक ठोकर मार कर वहाँ से चला गया। ये अजियत अमेज़ अमल वो अपने बचपन से सहती आ रही थी, लेकिन लबों से आवाज़ तो तब निकलती जब आवाज़ निकलने की इजाज़त होती। ब्राउन कांच सी आंखों से आंसू बहने लगे। सिसकी की आवाज़ कमरे में गूंज गई। पार्कर के नफ्सियाती अवामल के निशानात इसके वजूद पर मौजूद थे, लेकिन वो कभी किसी को कह नहीं सकी थी। वो डर और खौफ में दबकी लड़की न्यूयॉर्क में जी तो रही थी, लेकिन एक कैद में जहाँ कितनी सांसें लेनी है वो भी इसे बताया जाता था। उसमें एक ही नुक्स था, वो कभी बोल नहीं सकती थी। उसकी आवाज़ पार्कर के जुल्म से चली गई थी। 10 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद से लेकर आज तक उसके लबों से एक लफ्ज़ आज़ाद नहीं हुआ था। वो अपनी माँ से नहीं बोली थी, जिसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था कि उसकी बेटी की आवाज़ 10 साल से उसके कानों से नहीं टकराई। वो अपने भाई से नहीं बोली थी, जो अपनी ज़िंदगी में इतना मगन था कि उसे ग़र्ज़ नहीं थी कि कोई एले भी इस घर में रहती है। और वो बोल नहीं सकती। 10 साल से एक हुर्फ लबों से आज़ाद नहीं किया था, जबकि 10 साल से पार्कर के जुनून को वो सह रही थी। वो वहशी नहीं था, लेकिन जब उसने न्यूयॉर्क कॉर्बो फैमिली से छीना, इसके बाद से उसकी वहशीपन का कोई पैमाना नहीं रहा। पार्कर उसकी माँ का दूसरा शौहर था, जिसे बेटियों से सख्त नफरत थी। इसका एक बेटा था और इसकी माँ से था, यानी माँ की तरफ से इसका भाई था। उसके अपने बाप ग्रेसन ने उसे और उसकी माँ को उसी वजह से छोड़ा था कि एले हुई थी, यानी एक बेटी जिसको ग्रेसन कबूल नहीं कर सका। इसका अपना हकीकी बाप तो पार्कर कैसे करता। इतनी नफरत थी उसे एले से, इतनी नफरत थी जिसका शुमार किया नहीं जा सकता था। और इस नफरत का एहसास एले को रोज़ करवाना अपना फ़र्ज समझता था। वो उसे मारता पीटता, नशा करके इस पर अजीब अंदाज से जुनून निकालता। और एले की आवाज़ 10 साल से यूं ही बंद थी। पार्कर इसकी कराने की भी आवाज़ का गला घोट देता। जब तक वो नशे में इस पर तशद्दुद करना चाहता वो करता, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता। उसकी माँ ने कभी नहीं पूछा था कि उसको क्या मसला है। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद क्यों रहती है। बस यूनिवर्सिटी जाती है और यूनिवर्सिटी से वापस आकर वहीं कमरे में बंद हो जाती है। वो खाती पीती नहीं है। आखिर क्यों है वो ऐसी। लेकिन उसने कभी माँ होने का हक अदा नहीं किया। वो अपनी ज़िंदगी, अपनी मसरूफियात में इतनी मगन थी कि एले पर कभी ध्यान नहीं दिया। और एले अपने सीने में ही सब कैद किए चुप साथ गई थी। वो ठंडे फर्श पर पड़ी पलकें चुकाती बिना आवाज़ किए खुले दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से पार्कर अभी गुजर कर चला गया था। जिस्म में हिम्मत जमा करती कुछ देर के तौक़ुफ़ से उठी। अपने गिर्द कोट को लपेट कर उसने कांपते हाथों से कमरे को लॉक कर दिया और बिस्तर पर लेट गई। और ब्लैंकेट में उसने जैसे ख़ुद को छुपा लिया और अपने जिस्म से उठती टीसों को बेरहमी से नज़रअंदाज करती वो लैम्प को बुझा गई। इतना ही गहरा अंधेरा छाया था उसमें। नींद कमरे में आई तो एले को बिस्तर में ही सिमटा हुआ पाया। एले तुम ठीक हो। वो बहुत छोटी उम्र से इसके साथ थी। एले ने सर हिला दिया। नींद उसे आई ही नहीं थी। ब्राउनिश आंखों के नीचे नींद ना लेने के बाइस एक हसीन सी सुर्ख लकीरें बन गई थी। मगर तुम ऐसा क्यों लग रहा है? तुमको बुखार हो गया है। एले को छूते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो तप रही है। वो उठकर बैठ गई। उसे ऐसे बुखार 1000 बार हो चुके थे। जब उस वक्त किसी ने तवज्जो नहीं दी तो आज किसी को क्या फ़र्क पड़ता था। एले उठी। नैनी उसकी पुश्त देखने लगी। वो वॉशरूम में चली गई। उन्होंने टाइम देखा। उसकी क्लास का वक्त था। वो उठकर अफसरदा सी नीचे आ गई।
जहाँ उमेलिया नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। मैम एले को तेज़ बुखार है, वो बोली, जबकि उमेलिया ने चिढ़कर नैनी की तरफ देखा। तंग हूँ मैं इस लड़की से, आजिज़ हूँ, बुत बनी फिरती रहती है और हर कुछ दिन बाद बुखार, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है, वो भड़क कर बोली। जबकि दूसरी तरफ नैनी उसे हैरानगी से देख रही थी। ये कैसी माँ थी, लेकिन जो दौर चल रहा था वहाँ कुछ भी हो सकता था। एले के लिए वो नाश्ता बनाने लगी और कुछ ही देर में एले भी नीचे आ गई और माँ से दूर चेयर घसीट कर बैठ गई। उमेलिया ने बेरतरी से इसे देखा। आज तक उसने उसे सियाह रंग के अलावा किसी रंग में नहीं देखा था। ब्लैक लॉन्ग कोट जो कि मुकम्मल इसके वजूद को ढांप चुका था, जबकि इसके बाल जो कमर तक जाते थे खुले थे। इसके बालों का रंग इसकी आंखों के रंग से मैच करता था और बुखार की वजह से इसकी नाक सुर्ख होकर इस पर सोस हुस्न को 4 चांद लगा चुकी थी। इसके जिस्म का कोई हिस्सा आयाना होता था। उमेलिया चिढ़खाती थी। न्यूयॉर्क की हर लड़की मिनी स्कर्ट टॉप्स में फिरती थी और एक इसकी बेटी थी जो इस सियाह रंग के ओवरकोट से ही नहीं निकलती थी। इसकी झुकी हुई परेशान पलकें माँ की घूरी को महसूस करके लरसने लगी। वो सर झुकाए नैनी के नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब बुखार है तो क्यों जा रही हो यूनिवर्सिटी, वो तड़क कर बोली थी, जैसे ये अल्फाज भी बड़ी मुश्किल से बोले हों। एले ने सर उठाकर इनकी तरफ देखा और इसकी ब्राउनिश नज़रों